हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा और आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि निषेचन पक्ष घटना में हमने निषेचन पक्ष घटना में हमने 3 अवस्थाएं देखे थे। क्या क्या अवस्थाएं थी? वो हमारा भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास और हमारा था बीज व फल का निर्माण। तो हमारा जो एक अवस्था था यानी भ्रूण का विकास वो कंप्लीट हो गया था लेक्चर नंबर 12वीं में। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13वीं में, यानी लेक्चर नंबर 13वीं जो हमारा है ये हमारा है क्या, भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर 1 चल रहा था। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाग नंबर 13। ठीक है, ये हमारा है यानी अध्याय दूसरा। ठीक है, अध्याय दूसरा। ठीक है, इस अध्याय दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, यानी भ्रूणपोष का विकास में भ्रूण क्या होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 12 में कि भ्रूण क्या होता है। उनका हम देखे थे भ्रूण का विकास यानी द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, भ्रूणपोष का विकास। ठीक है, कि हमारे पौधों में, पुष्पी पौधों में जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं, द्विगुणित हैं, उनमें किस तरीके से हमारा भ्रूणपोष का विकास हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो हम एक फिगर की संरचना से दिखाएंगे, उसका संरचना बनाएंगे पहले। ठीक है, ये हम बनाएंगे बीजांड की संरचना, क्योंकि बीजांड में हमारा क्या रहती है, बीजांड का है भ्रूणपोष। ठीक है, ये हमारा बीजांड का है। ठीक है, हमने देखा था कि निषेचन जब हो रहा था, तो निषेचन पक्ष घटना हम पढ़े। निषेचन जब हो रहा था तो हमारा 2 नरयुग्मक क्या कर रही थी, एक नरयुग्मक हमारा निषेचन कर रही थी हमारा अंडकोशिका से, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा था हमारा द्विगुणित युग्मनज। और द्विगुणित युग्मनज जब बन रहा था हम उसको क्या बोलते थे, सत्य निषेचन या सिंगमी। लेकिन जो दूसरा नरयुग्मक आएगा वो किससे फ्यूज करेगा, हमारा द्वितीयक केंद्रक से। और जब द्वितीयक केंद्रक जब फ्यूज करेगा तो हमारा क्या बन जाएगी, 2 केंद्रक उसमें था और एक नरयुग्मक उसमें 1 केंद्रक, यानी 3 केंद्रक बन जाएंगे। इसलिए बोलते हैं त्रिगुणित या त्रिसमेकन। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजन तो बोलेंगे। लेकिन जब हमारा द्वितीयक केंद्रक से संलयित होगा नरयुग्मक तो हम बनेगा हमारा कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, जैसे ही हमारा ये नरयुग्मक, ठीक है, हमारा द्वितीयक ध्रुव से संलयित होता है तो हमारा क्या बना लेता है, बना लेता है त्रिगुणित युग्मनज। क्या बना लेता है, त्रिगुणित युग्मनज। और इस संरचना को जो त्रिगुणित युग्मनज है, यानी जब हमारा नरयुग्मक जो द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से हमारा जब संलयित होता है तो हम क्या बोलते थे इसको, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करता था, हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमारा आगे विकसित होकर क्या बनाता है, हमारा आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो हमारा कैसी संरचना है, त्रिगुणित है, त्रिगुणित है। और त्रिगुणित से विकास होकर क्या बनाता है, त्रिगुणित संरचना के विकास से क्या बनाता है, हमारा भ्रूणपोष से हमारा क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है भ्रूणपोष। ठीक है, और भ्रूणपोष हमारा क्या है, भ्रूणपोष हमारा एक महत्वपूर्ण क्या है, भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है। एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है। संग्रहित ऊतक का मतलब संग्रहित ऊतक
संग्रहित ऊतक का मतलब यानी जो हमारा भ्रूणपोष है उसमें भोजन का संग्रह हो रहा है। संग्रह का मतलब इकट्ठा है, ठीक है। उसमें इकट्ठा होगा कौन सा भोज्य पदार्थ, और यह भोज्य पदार्थ जो इकट्ठा होगा वो किस रूप में इकट्ठा होगा? यह भोज्य पदार्थ हमारा होगा इकट्ठा मंड के रूप में, मंड, या जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। ये भोज्य पदार्थ हमारा मंड के रूप में संचित होगा। और इस मंड यानी भोज्य पदार्थ का उपयोग क्या है, यानी भ्रूणपोष का उपयोग क्या है? भ्रूणपोष का उपयोग क्या है? भ्रूणपोष का उपयोग है विकसित हो रहे भ्रूण तथा बीज के अंकुरण के समय इनको भोजन प्रोवाइड कराना। क्या विकसित हो रहे किसको? विकसित हो रहे भ्रूण तथा बीज के अंकुरण में क्या करता है? सहायता करता है या भोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस ये हमारा क्या था? भ्रूणपोष, ठीक है। भ्रूणपोष क्या होता है अब समझ गए होंगे कि भ्रूणपोष जो हमारा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है तो फलस्वरूप क्या बनता है? हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया जब हो रही है तो बोलेंगे त्रिगुणी संरचना। और जो यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमारा जो त्रिगुणी संरचना है और जब विकसित होता है कि विकास से हमारा क्या बनता है? भ्रूणपोष, ठीक है। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और भ्रूणपोष हमारा क्या है? एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक मतलब यह एक प्रकार का ऊतक है जो भोजन को संग्रह करता है। किस लिए संग्रह करता है? विकसित हो रहे भ्रूण तथा बीज के अंकुरण में, यानी इनका विकसित हो रहा है। जब भ्रूण विकसित होता है तो यह भोजन जो संग्रहित भोजन है, जिस भोजन मंड के रूप में इकट्ठा हुआ है, वो भोजन हमारा किसमें सहायता करता है? विकसित हो रहे भ्रूण तथा बीज के अंकुरण के समय विकसित होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है भ्रूणपोष, यही हमारा होता है पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का विकास। अब देखेंगे भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में हम बोलेंगे कि त्रिसमेकन के पश्चात, ठीक है, त्रिसमेकन, इन पूरे संरचना जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं यह त्रिगुणी संरचना है। और इन संरचना को हम क्या बोलते हैं? त्रिसमेकन, ठीक है। यानी त्रिसमेकन के पश्चात बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिगुणी संरचना है के विकास से भ्रूणपोष का विकास होता है। और भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है जिसमें भोजन का संग्रह यानी भोज्य पदार्थ का संग्रह मंड के रूप में होता है। और भ्रूणपोष का जो उपयोग है, जो कार्य, वो क्या करता है? भ्रूणपोष का कार्य विकसित हो रहे भ्रूण तथा बीज के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है। यानी जो भ्रूण विकसित हो रहा है, जो हमारा बीज अंकुरित हो रहा है, उनको क्या करता है? भोजन प्रोवाइड कराता है। कौन? एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। इतना क्लियर। अब हम देखेंगे कि भ्रूणपोष का विकास तो हो गया, अब देखेंगे कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या? भ्रूणपोष का विकास तो खत्म, अब देखेंगे भ्रूणपोष का प्रकार, ठीक है। यानी प्रकार देखेंगे कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह हमारा भ्रूणपोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो हमारा आता है वो होता है केंद्रकी या केंद्रकी भ्रूणपोष। ये ध्यान रखिएगा, भ्रूणपोष में ऐसा कौन सी संरचना होती है? कौन सा युग्मज होता है? त्रिगुणित युग्मज होता है, ठीक है, एंड 3n। और जो दूसरा हमारा आता है भ्रूणपोष, पहला हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा हमारा है कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष। और जो हमारा तीसरा आता है, ये हमारा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष।
ठीक है, समझ आया इतना। तो हमारा भ्रूणपोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार का हमारा क्या होता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कौन कौन 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है? पहला जो हमारा आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा हमारा आता है हेलोबियल भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। यानी इनमें से हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। पहला जो हमारा आएगा केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, ये क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष मतलब भ्रूणपोष में जो देखिए जितना हो सके उतना इस जो लिखा हुआ हेडिंग है, इन लिखे हुए हेडिंग से समझने का कोशिश कीजिए। लिखा है केंद्रकीय भ्रूणपोष, यानी भ्रूणपोष में जो केंद्रक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि भ्रूणपोष में जो केंद्रक है वह केंद्रक क्या करेगा? विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। देखते हैं, यानी इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होता है, इस प्रकार के यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? केंद्रक, भ्रूणपोष के जो केंद्रक होता है, भ्रूणपोष का केंद्रक क्या होता है? विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होता है और विभाजित होता है, लेकिन केंद्रक का सिर्फ विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं, ठीक है। यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? इसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। और जब केंद्रक का विभाजन होगा तो हमारा बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, यानी केंद्रक बहुत ज्यादा केंद्रक बन जाएंगे। सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, 1 केंद्र, 2 केंद्र, 3 केंद्र, 4 केंद्र, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत से केंद्रक बन जाएंगे। तो यह केंद्रक एक सिस्टमैटिक ढंग से व्यवस्थित हो जाती है। किस रचना में? रिक्तिका के रूप में, यानी केंद्रीय रिक्तिका, यानी न्यूक्लियर वैक्यूल में व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। ये कौन सा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखते हैं इसका संरचना। मान लीजिए ये क्या है? हमारा भ्रूणपोष। ये क्या है हमारा? ये भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष है, ठीक है। और जो हमारा ये केंद्रक है, ये कौन सा? ये हमारा क्या है? भ्रूणपोष। ये बीजांड का है। ये हमारा क्या है? भ्रूणपोष, ठीक है। ये हमारा क्या है? केंद्रक है। किसका? भ्रूणपोष का। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा भ्रूणपोष का जो केंद्रक है वो क्या करेंगे? एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, इस तरीके से 1 केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगी। लेकिन 1 से 2 केंद्रक तो बनी है, लेकिन इनका कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, यानी इनके कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। और आगे का क्या प्रोसेस होगा? जब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तो ये केंद्रक बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सारे केंद्रक क्या हो जाएंगी? हमारे केंद्रक इकट्ठा हो जाएंगी और इकट्ठा होकर आगे चलकर एक संरचना के रूप में व्यवस्थित होंगी। और उस संरचना को क्या बोलते हैं? केंद्र की रिक्तिका, ठीक है। और जो हमारा आगे की संरचना होगी, यानी केंद्र की भ्रूणपोष में हमारा क्या बन जाएंगी? एक रिक्तिका मतलब एक ऐसा भाग जो हमारा साइड में कोशिका इकट्ठा हो जाएंगे, बीच में खाली रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हमारा क्या होंगी? हमारे जो केंद्रक होंगी इकट्ठा हो जाएंगी, कोशिका इकट्ठा नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। केंद्रक ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएंगी? खाली रहेंगे। ऐसे संरचना को हम क्या बोलेंगे? केंद्र की रिक्तिका। ये न्यूक्लियर वैक्यूल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? इसका जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो हमारा होता है, इसका एग्जाम्पल हमारा आता है। कौन सा एग्जाम्पल? इसका केंद्र की भ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या हमारा है? एग्जाम्पल इसका है कैप्सुला, सूरजमुखी, ठीक है। कैप्सुला, सूरजमुखी, मक्का, ठीक है। कैप्सुला हो गया, सूरजमुखी हो गया, मक्का हो गया, और हमारा होगा गेहूं हो गया,
देखिए कैप्सुला, सूरजमुखी, मक्का और गेहूं, ये किसका एग्जाम्पल? केंद्र के भ्रूणपोष का। समझ में आया? यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष के केंद्रक में सिर्फ विभाजन होगा, भ्रूणपोष के सिर्फ केंद्रक में विभाजन होगा, और सिर्फ केंद्रक का विभाजन तो होगा लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। और इस प्रकार से केंद्रक बहुत से समूहों में भी इकट्ठा हो जाती हैं और आगे चल के कुछ इस प्रकार के समूहों में व्यवस्थित हो जाती है ये केंद्रक, जो केंद्र की रिक्तिका के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। एग्जाम्पल किसमें किसमें ये होता है सब प्रोसेस? कैप्सुला में, सूरजमुखी में, मक्का और गेहूं। क्लियर? ठीक है, बस इतना। अब इसके बाद जो हमारा संरचना आता है, इसके बाद जो हमारा संरचना आता है, क्या संरचना आता है? इसके बाद जो हमारा संरचना आएगा दूसरा, जो भ्रूणपोष का प्रकार में कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष ये हमारा क्या है? दूसरा है। कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कोशिकीय हो गया, यानी भ्रूणपोष के केंद्रक तो विभाजन होगा ही, और साथ साथ में क्या होगा? कोशिका भी विभाजन होगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट नहीं है बिल्कुल। इसके पहले जो हम बताए थे कि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होगा, लेकिन इस वाले जो हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष है इसमें केंद्र के साथ साथ कोशिका का भी विभाजन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक का विभाजन तो होगा, केंद्रक विभाजन तो होगा, और साथ ही साथ किसका विभाजन होगा? केंद्रक के साथ साथ किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य का क्या विभाजन? ये दोनों का विभाजन होगा, केंद्रक का भी और कोशिका द्रव का भी। ठीक है, तो देखेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष कैसे आप एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में, यानी इस प्रकार का मतलब भ्रूणपोष में, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष में भ्रूणपोष के केंद्रक तो विभाजन होता ही है और इनके साथ ही साथ कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन आता है? जैसे बिगनोलिया में, बिगनोलिया, और कौन कौन? धतूरा में, और तीसरा एग्जाम्पल हमारा है पिट्यूनिया में। ये जो हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें भ्रूणपोष में केंद्र के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जैसे बिगनोलिया में बिगनोलिया, धतूरा, पिट्यूनिया। ठीक है, ये हमारा हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। और जो हमारा तीसरा आता है वो हमारा है हेलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है, कौन सा तीसरा आता है? हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तीसरा तीसरा जो हमारा है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या है? हेलोबियल का मतलब है इसमें कोशिका का विभाजन तो होगा लेकिन कुछ सीमा तक होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा, यानी कुछ क्षण भर के लिए, कुछ समय तक ही होगा, और केंद्र का विभाजन ये चलता ही रहेगा। जैसे इसमें केंद्रक का विभाजन तो होगा, केंद्रक विभाजन तो होगा, और इनके साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, लेकिन प्राथमिक केंद्रक में। प्राथमिक केंद्रक विभाजन के समय सिर्फ होगा कौन सा? केंद्रक का विभाजन। किसका केंद्रक का विभाजन? भ्रूणपोष का केंद्रक का विभाजन। और उसके बाद होता है कोशिका का द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, दो चीज का होगा, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक का विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन।
लेकिन इसके बाद जो होता है, यानी इसके पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, इसके बाद, इसके पश्चात क्या होता है, सिर्फ ही सिर्फ क्या होता है, सिर्फ किसका विभाजन होगा, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, और कोशिका द्रव का नहीं, कोशिका द्रव्य का नहीं, यानी सिर्फ इसका होगा। ठीक है, तो हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष, इसमें क्या होगा, हेलोबियल भ्रूणपोष में हमारा होगा कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में सिर्फ प्राथमिक केंद्रक का विभाजन, यानी भ्रूणपोष में प्राथमिक केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। लेकिन इसके बाद, यानी इन दोनों विभाजन के बाद क्या होता है, सिर्फ हमारा केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव का नहीं। देखते हैं, इसका पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, भ्रूणपोष, ये जो हमारा क्या है, केंद्रक, केंद्रक, और ये आगे चल के क्या करेगा, 1 से 2 केंद्रक बनाएगा, 1 से 2 केंद्रक बनाएगा, और दोनों केंद्रक क्या कर लेंगे, कोशिका द्रव का विभाजन कर लेंगे, कोशिका द्रव का विभाजन कर लेंगे। और फिर आगे की संरचना क्या होगी, कोशिका द्रव का जो तो विभाजन करेंगे, लेकिन आगे का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, यानी ये जो एक केंद्रक था वो 2 केंद्रक बन जाता है, और एक केंद्रक 2 केंद्रक, यही संरचना होती है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या आता है इसका, हेलोबियल भ्रूणपोष में। ठीक है, हेलोबियल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल में हम देखें, एग्जाम्पल में एरीमूरस, एरीमूरस, एरीमूरस एक प्रकार का एक प्लांट है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव का विभाजन होता है, लेकिन इन दोनों विभाजन के बाद यानी इसके पश्चात क्या होता है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ भ्रूणपोष का विकास में। भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष का विकास क्या कैसे हुआ, और भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा इसके बाद टॉपिक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है क्या, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। पहले हम इनको ना पढ़ के हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बीज क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, बीज क्या होता है, बीज, बीज यानी सीड्स, व्हाट इज बीज, बीज क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, सत्यफल असत्यफल सब पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीज क्या होता है। देखिए, बीज का निर्माण किससे होता है, बीज का निर्माण पुष्प के जो बीजांड होता है उनसे निर्माण होता है। ठीक है, यानी भ्रूणपोष के विकास के समय या भ्रूणपोष के विकसित होने के बाद क्या करता है, हमारा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं वो अध्यावरण किस में बदल जाते हैं, वो सूखकर बीज आवरण में बदल जाते हैं, और जो बाह्य अध्यावरण वो बीज चोल और बीज बाह्य कवच का निर्माण करता है, और जो अंत अध्यावरण है वो अंत कवच का निर्माण करता है। ठीक है, और जिसमें बीजांडकाय होता है वो बीजांडकाय भ्रूणपोष के जब विकसित हो रहा होता है उस समय क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम चित्र के साथ कि जो हमारा ये हमारा क्या है, बीजांड है, ये हमारा क्या बीजांड है, इन पूरी संरचना को क्या बोलते हैं, बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, बीजांड। ठीक है, ये इन संरचना को क्या बोलते थे, बाह्य अध्यावरण, तब पढ़ चुके हैं आप लोग, बाह्य अध्यावरण। और इन संरचना को क्या बोलते थे, अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण। ठीक है, और हमारा इसमें क्या था, बीजांड का में क्या था, भ्रूणपोष, मान लीजिए भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष। ठीक है,
इतना क्लियर। तो जो हमारा ये बीजांड है, बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में, सॉरी बीज में, बीज में। और भ्रूणपोष क्या हो जाता है हमारा? नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो बाह्य अध्यवड़ है या सूख कर, बाह्य अध्यवड़ क्या करता है? सूख कर किसमें परिवर्तित हो जाता है? सूख कर हमारा परिवर्तित हो जाता है किसमें? सूख कर हमारा परिवर्तित हो जाता है हमारा जो सूख कर ये बन जाता है बाह्य कवच, बाह्य कवच या बीज चोल, बीज चोल। और जो अंतःध्यावड़ है ये भी सूख कर क्या हो जाता है? अंतः कवच का ये बन जाता है अंतः कवच। और ये तो हमारा भ्रूणपोष पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी जो हमारा ये बीज है ये क्या करता है? जो हमारा पुष्प का जो हमारा बीजांड है, उन बीजांड पूरी तरीके से बीज में परिवर्तित हो जाता है, विकसित होकर। और जो बीजांड के जो हमारा अध्यावरण है, ये बाह्य अध्यावरण, जैसे ये हमारा सूखकर बाह्य कवच में बदल जाता है या बीज चोल में। और जो अंतः अध्यावरण है ये भी सूखकर किस में बदल जाता है? अंतः कवच में, अंतः कवच में। ये हमारा होता है बीज, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फल। हम ना पढ़ के इसके पहले हम पढ़ लेंगे पहले भ्रूणपोषी बीज क्या होता है और अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है, ठीक है। भ्रूणपोषी बीज, ठीक है। हम बीज पढ़ लेंगे क्या? भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज। और क्या पढ़ेंगे? अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। ये हमारा पहला था, ये दूसरा। क्या होता है भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज? तो भ्रूणपोषी बीज क्या होता है? मतलब ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष का विकास बीज के अंकुर तक रहे, यानी उसे बीज का जो भोजन का संग्रह होता है वह हमारा किसमें होता है? भ्रूणपोष में। और जब भोजन का संग्रह होगा, जाहिर सी बात है जब किसी बीज में यानी सीड्स में जब भोजन का संग्रह होता है तो फूल जाता है, फूलकर वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हमारा भ्रूणपोषी बीज का जैसे हमारा एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल में हमारा आता है गेहूं, चावल और अरंडी यानी कैस्टर। ये यानी भ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज है जिसमें बीज का अंकुरण, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। भ्रूणपोषी बीज जिसमें बीज का अंकुरण ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष कहाँ तक पाया जाए? बीज के अंकुरण तक पाया जाए, बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, पाया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष का विकास बीज के अंकुरण तक पाया जाए, यानी जब तक बीज अंकुरित नहीं है तब तक उसमें क्या पाया जा रहा है? भ्रूणपोष। यानी बीज के अंकुरण के समय क्या पाया जा रहा है? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष हमारा क्या है? बीज है, बीज में जो भोजन का संग्रह होगा वो भ्रूणपोष में ही होगा। इस कारण से भ्रूणपोष भ्रूणपोष क्या होता है? फूलकर बड़ा हो जाता है, फूलकर बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल में आता है गेहूं, चावल, अरंडी। अरंडी मतलब कैस्टर, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आता है अभ्रूणपोषी बीज, ठीक है। अभ्रूणपोषी बीज में देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो हमारा आता है अभ्रूणपोषी बीज, कौन सा बीज? अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी
पोषी बीज, ये दूसरा है। ठीक है, अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है? ठीक, अभ्रूणपोषी बीज मतलब ऐसा बीज जिसमें भ्रूण के परिवर्धन के समय, यानी बीज के परिवर्धन के समय उनका भ्रूणपोष क्या कर लिया गया हो, उनका भ्रूणपोष पूरी तरीके से विकसित ना हो, यानी ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष का विकास पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, या भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय उनका पूरी तरीके से उपयोग कर लिया गया है। जैसे चना में, चना, मटर और जो हमारा आता है सेम, चना मटर सेम। ठीक है, अभ्रूणपोषी बीज यानी ऐसे बीज जिसमें बीज के अंकुरण के समय उनका भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया गया हो, यानी बीज में भ्रूणपोष उपस्थित ना हो, ऐसे बीज को बोलते हैं अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी मतलब इस भ्रूणपोष में, यानी इस बीज में अभ्रूणपोषी, यानी इस बीज में भ्रूणपोष नहीं है, इनका उपयोग कर लिया गया है, जैसे चना मटर से। ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे फल। ठीक है, फल का निर्माण। फल, ठीक है, फल का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, फल, फल यानी फ्रूट, फल। ठीक है, फल क्या होता है? जैसे ही हमारा निषेचन हो जाता है तो अंडाशय से क्या बनता है? फल। या निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात अंडाशय से, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी निषेचन के पश्चात क्या सा निर्माण होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यानी जो हमारा अंडाशय है, यानी जो हमारा ये संरचना है, ऐसे ये संरचना है, ये हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय। ये अंडाशय कहलाता था। अंडाशय के अंदर हमारा क्या पाया जा रहा था? बीजांड पाया जा रहा था। ठीक है, बीजांड, बाह्य अंतर्धावक बीजांड पाया जा रहा था। ठीक है, अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंडाशय हमारा फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जिस समय, ठीक है, और जिस समय हमारा बीज विकसित हो रहा होता है, जिस समय बीज हमारा विकसित हो रहा होता है, उसी समय हमारा फल जो होता है, यानी फल होता है, क्या हो जाता है? फूलकर बड़ा हो जाता है, रसीलादार हो जाता है और मांसल हो जाता है। ठीक है, जिस समय बीज, जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, उसी समय क्या होता है? उसी समय, जिस समय बीज विकसित हो रहा होता है, उसी समय फल क्या होता है? फल बड़ा और रसीला हो जाता है। उसी से फल फूलकर बड़ा रसीला हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा फल बड़ा वो क्या हो जाता है? रसीला हो जाता है। ठीक है, फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण अंडाशय से होता है। जिस समय बीज विकसित हो रहा है उसी समय फल बड़ा व रसीला हो जाता है। ठीक है, ये हमारा संरचना है। और जो अंडाशय की भीति होती है, यानी जो अंडाशय की भीति है, अंडाशय की ये भीति है, ठीक है, अंडाशय की ये भीति वो किसका प्रतिनिधित्व कर देती है? यानी अंडाशय की भीति, अंडाशय की भीति
क्या हो जाती है? अंडाशय की भित्ति किसमें परिवर्तित हो जाती है? फल भित्ति में। फल भित्ति यानी पेरिकार्प। पेरिकार्प में यानी अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। और फल भित्ति हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कौन कौन? फल भित्ति हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फल भित्ति हमारा 3 प्रकार का होता है। फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फल भित्ति हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला जो हमारा आता है, पहला वो होता है बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। और दूसरा जो हमारा आता है अंत फल भित्ति, सॉरी मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और जो हमारा मध्य फल भित्ति, और जो हमारा तीसरा आता है उसे बोलते हैं अंत फल भित्ति। अंत फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को बोलते हैं हम इक्जोकार्प। इक्जोकार्प। और इसको फल भित्ति को मध्य फल भित्ति को बोलते हैं मीजोकार्प। और अंत फल भित्ति को बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प ये। ठीक है, और बाह्य फल भित्ति किसे कहते हैं? यानी ऐसा फल जिसके जो बाहर का आवरण होता है, यानी बाहर का आवरण फल का क्या होता है? छिलका होता है, और उसे क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। और मध्य फल भित्ति किसे बोलते हैं? छिलका और बीज के बीच का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। जैसे अंगूरा जो हम चीज खाते हैं, जैसे मान लीजिए आम का कोई आम फल है, वो आम का छिलका क्या कहलाएगा? हमारा बाह्य फल भित्ति। और जो हमारा छिलका और बीज यानी आम के छिलका और बीज का जो भाग होता है, आम के बीज और आम के छिलके के बीच का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प। और अंत फल भित्ति किससे बोलते हैं? जो हमारा बीज का बाहर का आवरण होता है। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैंगो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये बाहर की जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्जोकार्प। इक्जोकार्प यानी इक्जोकार्प का मतलब बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति। और जो ये भाग है उसे क्या बोलते हैं? मीजोकार्प। मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। मध्य और ये संरचना होती है इसे बोलते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प यानी अंत फल भित्ति। अंत फल भित्ति। अंत फल भित्ति हमने बोला जो हमारा किसी भी फल है, जैसे आम का हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, आम के जो बाहर का आवरण यानी छिलका है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। ये भी फल है, यानी कि छिलका तो फिर नहीं, फल है ये भी। ठीक है, वैसे तो फेंकना ही पड़ेगा। और जो हमारा जो खाने का भाग होता है, यानी जो आम है उनमें जो आम का जो हम भाग खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। और जो आम के जो बीच का जो बाहर का आवरण है उसे क्या बोलते हैं? इक्जोकार्प। अंत फल भित्ति। तो हमने क्या बताया? जो बाहर सबसे है उसे बाह्य फल भित्ति, और जो मध्य में जो खाने वाला है, जैसे फल का जो बाहर का भाग यानी छिलका और बीज का भाग यानी छिलका और बीज का भाग के जो बीच का भाग है यानी अंत फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। ठीक है, ये हमारा क्या है? आम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा आम का स्ट्रक्चर है जो फल भित्ति के बारे में बताया गया। इसमें 3 फल भित्ति है, इक्जोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, ये अब हमारा आता है फल। तो हम पढ़ लिए इसे बोलते हैं फल। अब हमारा आता है सत्य फल क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। एमसीक्यू नहीं पूछ सकता है,
एक दो नंबर में पूछ सकता है, लघु और दीर्घ में भी पूछ सकता है, लेकिन लघु में अक्सर पूछा जाता है और अति में। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सत्य फल असत्य फल। जब फल की बात हो रही है तो हम पढ़ लेते हैं सत्य फल और असत्य फल। अब बोलोगे सत्य फल असत्य फल भी होता है? हाँ, सत्य फल भी होता है, असत्य फल भी होता है, यानी ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। देख लेते हैं सत्य फल, पहले देखते हैं सत्य फल। फल हमारा दो प्रकार का होता है। पहला नंबर, पहला सत्य फल, सत्य फल। दूसरा असत्य फल, असत्य फल। सत्य फल को बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सत्य फल क्या होता है। सत्य फल, ठीक है, सत्य फल को देखेंगे। सत्य फल यानी सत्य फल क्या होता है? ऐसा फल जिसका निर्माण पुष्प का अंडाशय से होता है, यानी ऐसा फल जिसका निर्माण पुष्प के अंडाशय से विकसित होता है, ऐसे फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल। हर चीज में सत्य और असत्य होता है, और फल में भी हमारा सत्य और असत्य फल हो रहा है, ठीक है। और सत्य फल में जो होता है वो हमारा सत्य फल सबसे मीठा होता है, ठीक है, और मांसल होता है और रसीलादार होता है। यानी सत्य फल किसे बोलते हैं? जिसका निर्माण, या इस फल का निर्माण, जिसका निर्माण किससे होता है? जिसका निर्माण हमारा होता है पुष्प के अंडाशय से, पुष्प के अंडाशय से, यानी पुष्प के अंडाशय से जो विकसित फल हुआ उसे बोलते हैं सत्य फल। हमने बताया ना, फल हमारा अंडाशय से फल विकसित होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा अंडाशय से जो फल का निर्माण हो रहा है उसे बोलेंगे सत्य फल, अन्यथा असत्य फल। सत्य फल का जो हमारा एग्जाम्पल आता है किसे बोलेंगे? सत्य फल। जैसे हमारा आम हो गया, अमरूद हो गया, आदि आदि भी और भी आती है, इतना सफिशियंट है जी, ठीक है। एग्जाम्पल सत्य फल का, ट्रू फ्रूट। अब देखेंगे हमारा दूसरा है असत्य फल, ठीक है। असत्य फल क्या होता है? असत्य फल, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या? असत्य फल, ठीक है। असत्य फल यानी फॉल्स ट्रू, फॉल्स फ्रूट। असत्य फल किसे बोलते हैं? वे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय के अलावा, पुष्प के अंडाशय के अलावा किसी भी पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन के किसी भाग, जैसे हम बोल सकते हैं कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जंग, आज किसी भी संरचना से, यानी अंडाशय को छोड़कर शेष जो हमारा संरचना बच रही है पुष्प के, उन भागों से जब हमारा फल का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? असत्य फल। जैसे इसका इसका निर्माण, इसका निर्माण अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा पुष्प के पुष्पासन के, पुष्पासन के किसी भी भाग, पुष्पासन के किसी भी भाग, किसी भी भाग, जैसे बाह्य दलपुंज, बाह्य दल, बाह्य दलपुंज, दलपुंज इत्यादि से हो तो हम क्या बोलते हैं? असत्य फल। यानी इस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा, यानी अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी भी भाग, जैसे हमारा बाह्य दलपुंज, दलपुंज आदि से होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल जो हमारा आता है, असत्य फल का हमारा एग्जाम्पल आता है, असत्य फल का जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो होता है हमारा सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ये हमारा क्या है? असत्य फल है, ठीक है, ठीक है। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये हमारा क्या है? असत्य फल है, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं निषेचन के पश्चात हमारा पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, निषेचन के बाद हमारा पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, कि हमारा जब निषेचन हो जाता है, यानी जो हमारा पूरी तरीके से नर एवं मादा में जब समाहित हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण कोष बन जाता है, तो हमारा पुष्प में क्या परिवर्तन होता है, किस तरीके से पुष्प को पहचान करें, पुष्प के पौधे को पहचान कर हम बताएंगे कि इनका निषेचन हो चुका है, इनमें भ्रूण का निर्माण हो गया है, भ्रूण कोष का निर्माण हो गया, कैसे पता करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये हमारा पुष्प है। ठीक है, ये हमारा दल है। ये हमारा क्या है, दल पुंज बोल दिए। ये क्या है, ये सॉरी ये बाह, ये दल पुंज है, दल पुंज ये है। ये क्या है हमारा बाह दल। ये क्या हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका है। ये संरचना क्या है, वर्तिकाग्र है। ये क्या है हमारा अंडाशय है, और इसके सामने फल भी थी, अंडाशय की भेदी। और अभी हमारा आता है जैसे पुमंग हो गया। ये क्या है हमारा पुमंग हो गया, ठीक है, पुमंग बोल देते हैं इनको, पुमंग। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है इन सभी संरचना में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेचन के बाद जो हमारा बाह्य दल है, बाह्य दल जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, और आता है हमारा दल पुंज। ठीक है, और हमारा आता है पुमंग। इसके बाद हमारा आता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और हमारा आता है वर्तिका, और हमारा आता है अंडाशय, अंडाशय की भीति, और इसके बाद हमारा आता है अंडाशय। ये देखेंगे कि इस संरचना से क्या क्या हमारा निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पुष्प से, ठीक है, उसमें होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाह्य दल, बाह्य दल क्या होते हैं। जैसे हमारा पुष्प निषेचित हो रहा होता है या निषेचन हो जाता है, तो हमारा पुष्प में जो हमारा बाह्य दल होता है, यह बाह्य दल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं या सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में फल या सब्जियों के साथ लगे रहते हैं। जैसे जैसे हमारा टमाटर,
टमाटर, बैगन, टमाटर, बैगन और भी चीजें आती हैं। ठीक है, टमाटर में हमारा बादल पुंज लगी होती है, बैगन में भी बादल पुंज। बादल पुंज का मतलब मान लीजिए ये हमारा बैगन है, ये इस तरीके से लगे रहते हैं, ये हमारा क्या है, बादल पुंज। क्या है, बादल पुंज। हाँ, और एक हमारा मिर्च में भी होता है, इसमें मिर्च, मिर्च में मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मिर्च है, इसमें से पैसा लगा रहता है ना, मिर्च में लगा रहता है ना, जो ऊपर की जो टोपी की तरह जो संरचना है, ये हमारा क्या है, बादल है। ठीक है, बादल, बादल पुंज है। ठीक है, तो यही हमारा संरचना लगी रहती है, यानी कुछ बादल पुंज हमारा साथ में लगी रहती है और बाकी सब झड़ जाती है। और जो हमारा दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, क्या होता है, सूख कर गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिका भी सूख कर गिर जाते हैं, पुमंग भी सूख कर गिर जाते हैं, वर्तिका भी सूख कर गिर जाती है, वर्तिका भी सूख कर गिर जाती है। और जो अंडाशय की भीति है वो फल भीति में परिवर्तित हो जाती है, फल भीति में परिवर्तित हो जाती है। और जो हमारा अंडाशय है, अंडाशय से फल निर्माण हो जाता है, फल में परिवर्तित। ठीक है, यानी जो हमारे निषेचन के बाद हमारे पुष्प में क्या क्या घटना घट रही है, तो हमारे पुष्प में जो सबसे पहला घटना घट रही है, बाह्यदल पुंज होती है पुष्प में। जो पुष्प में जो बाह्यदल पुंज है वो हमारा कुछ पौधों में या कुछ फलों में लगे रहते हैं और कुछ में झड़ जाते हैं, यानी सूखकर गिर जाते हैं। और दल पुंज में सूखकर गिर जाते हैं, पुमंग हमारे पुष्प से सूख कर गिर जाता है, वर्तिका को भी सूख कर गिर जाता है, वर्तिका भी सूख कर गिर जाता है। नहीं, लेकिन जो अंडाशय की भीति है, जो पुष्प में अंडाशय की भीति है वो फल भीति में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया, क्लियर? अब देखेंगे कि बीजांड में परिवर्तित। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। क्या बीजांड में परिवर्तन होता है? ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम निषेचन के पश्चात किसमें, बीजांड में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, कि निषेचन जब होता है तो हमारा पुष्प के किसमें, पुष्प के बीजांड में क्या परिवर्तन होता है, तो बीजांड में देख लेते हैं। ये हमारा पुष्प का बीजांड है। ठीक है, इसे बोलते हैं बाह्याध्यावरण, इसे बोलते हैं अंतःध्यावरण, बाह्याध्यावरण, और ये क्या है, अंतःध्यावरण। अंतःध्यावरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीजांड का है। ये संरचना क्या है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, ये क्या हमारा है, बीजांड द्वार। ठीक है, तो जो हमारा ये बाएं अध्यावरण में यहाँ पे लिख देते हैं, बाएं अध्यावरण, अंतःध्यावरण, और हमारा क्या है, बीजांड का है, बीजांड वृंत, और हमारा क्या है, बीजांड वृंत, बीजांड का है, बीजांड द्वार। ठीक है, यानी जो हमारा पुष्प में निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात या निषेचन के बाद हमारा पुष्प के बीजांड में क्या परिवर्तन होता है, यानी पुष्प के बीजांड में क्या परिवर्तन, क्या हमारा बीजांड है।
यानी बीजांड में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वह अध्यावरण किसमें परिवर्तित हो जाता है, बाह्य कवच, बाह्य कवच या बीज चोल में, बीज चोल में परिवर्तन, बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंतः अध्यावरण है वह अंतः कवच में परिवर्तित हो जाती है, अंतः कवच में, अंतः कवच में परिवर्तित, ठीक है। और जो बीजांड का है, बीजांड का है, यह हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ में लगा रहता है जैसे पेरिस्पर्म में। और बीजांड वृंत होता है, यह वृंत में परिवर्तित हो जाता है, वृंत। और बीजांड द्वार होता है, यह बीजांड द्वार, ये भी हमारा क्या हो जाता है, बीजांड द्वार, ये हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है। बीजांड द्वार पूरी तरीके से किसमें बदल जाता है, बीजांड द्वार में ही रहता है, ठीक है, यह निष्क्रिय रहता है। तो ये हमारा पुष्प में होने वाले परिवर्तन में हमने देखा कि बीजांड में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो बीजांड में हमारा बाह्य कवच या बीज में परिवर्तित हो जाता है, और मध्य अंत कवच में बीजांड का नष्ट हो जाता है, बीजांड वृंतक में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड द्वार निष्क्रिय हो जाता है। अब पढ़ेंगे कि भ्रूणकोश परिवर्तित कैसे हो रहा है, ठीक है, भ्रूणकोश में क्या परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, कि हमारा निषेचन के बाद भ्रूणकोश में क्या परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश क्या है, हमारा द्विगुणी संरचना है, ठीक है, इसको मिटा दिया, ठीक है। हम पहले सिर्फ भ्रूणकोश को ही बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, भ्रूणकोश को ही बनाएंगे हम, ठीक है, भ्रूणकोश, ठीक है। ये मान लीजिए भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में हमारा क्या रहता है, यहाँ पर प्रतिमुख कोशिका, 3 प्रतिमुख कोशिका होती है ना, प्रतिमुख कोशिका, द्वितीय केंद्रक, ये में रहती है सहायक कोशिका, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ये इसे क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ये दोनों कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका, ये हमारा क्या है, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक, और ये संरचना हमारा क्या है, तीनों क्या है, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। ये हमारा पूरी तरीके से क्या है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश है, ठीक है। ये तो हम देखेंगे कि निषेचन के बाद हमारा भ्रूणकोश में क्या परिवर्तन हो रहा है, या निषेचन के बाद हमारा भ्रूणकोश में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है निषेचन के बाद भ्रूणकोश में। तो देखते हैं, इसमें हमारा है प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका कैसे हो जाती है, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, और जो हमारा ये इसके बाद क्या आता है, सहायक कोशिका, अंड कोशिका वाले, और इसके बाद आता है सहायक कोशिका,
ठीक है। ये कि निषेचन के बाद हमारा भ्रूण कोश में जो प्रतिमुख कोश का है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। द्वितीय केंद्र का ध्रुवीय केंद्रक है, यह हमारा दूसरा नर युग्मक के साथ ये द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक क्या करता है, द्वितीय केंद्र का ध्रुवीय केंद्रक हमारा दूसरा नर युग्मक के साथ संलयित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप हमारा क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमारा विकसित होकर क्या बना लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमारा विकसित होकर बना लेता है हमारा भ्रूणपोष। यानी द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक हमारा संलयित होकर क्या बना लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसका निर्माण करता है, आगे विकसित होकर भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष का, ठीक है। यानी द्वितीय केंद्रक हमारा नर युग्मक के साथ, द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ संलयित होकर बनाता है हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमारा आगे विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और जो अंडकोश का है, अंडकोश का किसका निर्माण करती है, नर युग्मक के साथ द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, यानी सतनिषेचन जिसे बोलते हैं, द्विगुणित युग्मनज, युग्मनज। और जो सहायक कोश का है, ये जो हमारा सहायक कोश का है हमारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, सहायक कोश का हमारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज के इस वीडियो में पढ़े निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत हमारे 3 जो अवस्थाएं थी, कौन कौन, भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास, बीज व फल निर्माण। तो हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं दूसरा अवस्था यानी भ्रूणपोष का विकास और बीज व फल निर्माण। भ्रूणपोष का विकास में पढ़े भ्रूणपोष क्या होता है, इनका विकास कैसे हो रहा है, और भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। और हमने पढ़े थे बीज क्या होता है, बीज ही कितने प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। फल पढ़े थे, फल कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, सत्य और असत्य फल। और हमने पढ़े थे इसमें कि निषेचन के बाद हमारा क्या क्या परिवर्तन होता है पुष्प में। निषेचन जब हो जाता है तो हमारा इसमें क्या बोलते हैं, अंडाशय में क्या परिवर्तन होता है, और निषेचन जब हमारा हो जाता है तो बीजांड में क्या परिवर्तन होता है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।